साहित्य अपने आप में संपूर्ण ऐसा शब्द है जिसका विच्छेद संभव नहीं है, लेकिन साहित्य की साधना अनेक विच्छेदनों के बाद समाधि को प्राप्त करती है। साहित्य भले ही समाज का दर्पण कहा जाता है, लेकिन साहित्य के साधक के सामने का दर्पण हमेशा उसे धुंधला और कोहरे युक्त तस्वीर ही दिखाता है। कहने का आशय है कि जैसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए की गई साधना ईश्वर और मनुष्य के बीच का एक सेतु होता है, उसी तरह साहित्य भी उसके साधक के लिए अनंत सीढ़ी से कम नहीं, जिसका मूल्यांकन मृत्यु लोक के प्राणियों के बस की बात नहीं है। धमतरी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता आया है। इसके साथ कई ऐतिहासिक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। धमतरी के साहित्य का सागर अथाह है, जिसके मंथन से निकले एक अनमोल रत्न का नाम है प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे। यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि साहित्य की संपूर्ण परिभाषा है। इनका व्यंग्य पक्ष ही इतना साक्षात है कि आप रूबरू हुए नहीं कि खुद का साक्षात्कार हो जाएगा। प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे का सहज भाव से कह देना कि अरे यार, आपको साहित्य का साथी ही बना जाएगा। धमतरी नहीं बल्कि प्रदेश और देश के लिए 21 नवंबर गौरवशाली दिवस है, जिस दिन प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे 82 बसंतों के गवाह बन रहे हैं। इस अवसर पर एमजीटीवी ऐसी महान हस्ती के जीवन का कुछ अंश आपसे साझा कर रहा है। आइए जानते हैं कि हमारे अपने प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे के मन में साहित्य के प्रति रुचि कहां से और कैसे उत्पन्न हुई। नमस्कार, मैं हूं तल्लीनपुरी गोस्वामी। आप देख रहे हैं एमजीटीवी। एमजीटीवी हमेशा से धर्म, राजनीति, साहित्य, इस पर अलग अलग प्रोग्राम पेश करता रहा है, लेकिन अभी के समय में हमने धमतरी जिले की उन विभूतियों को आपसे रूबरू कराने का एक फैसला लिया है, एक कार्यक्रम चालू किया है, जिसके तहत आप उनसे मुखातिब होंगे जिनको आप जानते थे, पहचानते थे, लेकिन उनके बारे में सविस्तार अगर जानना हो तो एमजीटीवी देखना होगा। हम पहला कार्यक्रम आदरणीय हास्य व्यंग के प्रख्यात राष्ट्रीय कवि त्रिभुवन पांडे से मुखातिब हो रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आपके नज़रिए में पांडे जी, साहित्य असल में क्या है? साहित्य की तो विभिन्न परिभाषाएं हैं और जीवन जैसे अनंत है तो साहित्य के क्षेत्र भी अनंत है। मनुष्य जैसे जैसे बदलता जाएगा, साहित्य भी बदलता जाएगा। सामाजिक स्थितियों को देखना, समझना, मूल्यांकन करना और तदनुसार समाज का मार्गदर्शन करना, ये मुख्य उद्देश्य है साहित्य का। मेरा मानना है, या मैं तो आपके सामने बहुत छोटा हूँ, आपको पढ़ा हूँ, आपने पढ़ाया है, लेकिन साहित्य को आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसा क्या हुआ, कहाँ से प्रेरणा आई कि आप साहित्य से ऐसे जुड़े कि आज तक साहित्य आपको नहीं छोड़ पाया, ना साहित्य को आप छोड़ पाए? अब ये बात तो थोड़ी ज़्यादा विस्तार से बताना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 65 साल से लिख रहा हूँ। 1955 में कवि सम्मेलन में कविता पाठ किया था नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक शाला के, और उसके बारे में तो आगे बताऊंगा जब कवि सम्मेलन की चर्चा होगी। और वहाँ से जो मैंने लिखना प्रारंभ किया तो 3 वर्ष समझ लीजिए, 55, 56, 57, 58, ये मेरी तैयारी का समय था। मैं बहुत लिखता रहा, हालांकि प्रतीक, बिंब वगैरह जो चीज़ें थी वो हम तो जानते नहीं थे, सीधा सीधा लिखते थे जो मन में आता था। लेकिन 59 में ऐसा अवसर आया जब मैं महासमुंद में था कि नारायण लाल परमार और जयशंकर नीरव, मेरे बहुत सारे, लतीफ़ घोंगी, इन मित्रों के साथ जब मुलाकात हुई तब साहित्य के बारे में विस्तृत जानकारी हुई, समझ बढ़ी और धीरे धीरे लेखन में भी एक
प्रस्ताव वो पारंगता हाँ मंजिला जिसको कहते हैं, जी जी तो वो शुरू हुआ। और मजे की बात यह है कि 1959 में जितनी कविताएं मैंने लिखी, आश्चर्य की बात है कि मेरे सारे बीज तत्व रचना के वही मौजूद है उसी साल में। जो भी आज मैं लिख रहा हूँ, आज फॉर्म बदल गया, आज रचना के शब्द बदल गए, उसके बदल गए, मगर उसमें जो मूल विषय वस्तु है वही है जो तब लिखता था। आप आश्चर्य करोगे। मैं आप कुछ मज़ेदार बात यह है कि मैं कुछ कविताएं निकाल कर रखूँ और मैं उनमें से छोटे छोटे अंश, ताकि आपको पता चल सके कि मैं क्या लिखता था। जी जी बिल्कुल। यानी आज से 60 साल पहले। जी जी डेट डला हुआ है ना इसमें, 4/6/1959। जी वो देवतुल्य मानव स्वरूप, वो सत्य अहिंसा शांति दूत, वो मानवता के जीवन धन, करता तुमको शाश्वत वंदन। और या था दुष्टों का तू महाकाल, घबराता तुझसे स्वयं काल। और वो भारत माता के प्रहरी, करता बंधन भारत विशाल। इस तरह से एक कविता यानी गांधी जी पर। अब ये 59 की था, वो है ना बात है। अब देखिए आगे, ये कविता है मेरे गीत। गीत की धारणा तो बदलती रही है, अब तो लोकगीत लिखता हूँ मैं। उस समय गीत के बारे में मैंने जो लिखा कि मेरे गीत नहीं है पावन प्यार के, मेरे गीत नहीं है सुरभि बयार के, मेरे गीत नहीं है अगम दुलार के, मेरे गीत नहीं है पुष्पित हार के, मेरे गीतों में आंसू की धार है, मेरे गीतों में पीड़ा का चित्कार है, मेरे गीतों को भूखों से प्यार है, और मेरे गीतों को हौसला इनकार है। ये विचार, और ये विचार पे मेरे कभी बदले नहीं, बिल्कुल प्रतिबद्धता जैसे होती है विचारों के प्रति। हाँ, ये फजूलाल बख्शी जी के प्रति जब वो रुग्ण थे, तो बड़े मन से लिखी गई कविता थी कि ओ वयोवृद्ध साहित्यकार, तुम भावों के अम्बुधि अगार, वो छत्तीसगढ़ के जीवन धन, करता तुझको शाश्वत वंदन। तुम वसुधा के हो देवतुल्य, तुम वसुधा के हो देव पुत्र, वो मानवता के शब्द मित्र, मेरे अंतर में जड़ा हुआ है तेरा पावन सौम्य चित्र। और साहित्य दीप के ज्योति पुंज, आलोकित तुझसे काव्य कुंज, हर अवसर को अमरत्व मिला, वे अमर हुए बनकर प्रसून। इस तरह की कविता है मैंने बख्शी जी पर। ये कविता महाकुशल में प्रकाशित हुई थी 1959 में। अब देखिए कविता के बारे में उस समय की परिभाषा बता रहा हूँ। जगी अनुभूति अंतर में, हृदय के भाव यूं फूटे कि जैसे बीच रजनी में कहीं पर फूल जड़ी छूटे, सजे ये भाव अक्षर बन किसी कागज के कोने में, कि जैसे तारिका चमके गगन के एक कोने में। ये उस समय मैं परिभाषित किया था। और आज अभी जब मैं फिर से लिखा 2015 में, तो क्या लिखा मैं, कविता क्या है, कुछ शब्दों का भावचित्र अनुपम, रंग सुनहरा भर देता है, रंग सुनहरा भर देता है शब्दों का अनुपम, और एक अलौकिक क्षण जीवन का पार आता, छूकर जिसको बन जाता है शब्द शब्द कुंदन। एक ऐसा अलौकिक क्षण आता है कि शब्द बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगते हैं। ये अब जा करके 2015, लेकिन बहुत कम फर्क है। आप अंदाजा करिए उस समय के मुक्तक में और आज के मुक्तक में 60 साल के फर्क के बाद लगभग मैं वहीं उसी तरह का, थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन हुआ। एक आध और बता रहा हूँ। और एक विशेष बात यह है कि प्रारंभ में जब लेखन के शब्द को आप देखेंगे तो शब्द साफ सीधे हैं, अभिव्यक्ति में कोई वो नहीं है पेचीदगी कि कुछ गोल मोल कहना, और बिल्कुल जो बात कहना सीधे कह दो। ये उस समय, और इसी के कारण कवि सम्मेलन में फिर जाने लगा मैं।
ये है, ये खास तौर से चीन पे लिखा था उस समय। ये तिब्बत पे जब वो हमला कर गया, अधिकार कर लिया था। चीन से इसका शीर्षक है, तुम सा साथी कितनों ने ही मानवता को लूटा है, ताकत का यह गर्व कहर बन कितनों पर ही टूटा है, युग युग की परिपाटी को ही तुमने आज निभाया है, अथवा असली रंग जहाँ को सुनने तुमने आज दिखाया है। कुछ दिन पहले तुम भी साथी शांति शांति चिल्लाते थे, वो मानवता की थाती जिनको तुम ही तो बतलाते थे। आज मगर गिरगिट सा साथी रंग बदल कर आए हो, और सांसों में फुफकार लिए तुम विश्व मंच पर छाए हो, और तेरे वैसी बाहों में अब मेरा नन्हा तिब्बत है, और झंझा के अवगुंठन में मेरा यह नन्हा दीपक है। तो इस तरह तिब्बत पर अब उस समय का आक्रोश। हाँ। और आज स्थिति लगभग वैसी बनी वही है, आज वो हमारे साथ कर रहा है जी। दलाई लामा खदेड़ा, दलाई लामा को शरण दिए यहाँ, तो यहाँ के खिलाफ हो गया। 65 वर्षों की साहित्यिक यात्रा आदरणीय प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे के लिए भले ही साहित्य की तपस्या हो, लेकिन उनके समकालीन और बाद की साहित्यिक पीढ़ी के लिए वह किसी तिलस्म की खोज या तोड़ से कम नहीं आंका जा सकता। रोज कुछ नया कर गुजरने की जिज्ञासा प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे को आज 82 वर्ष के आयु में भी वही ऊर्जा देती है जो शुरुआती समय में नवोदित रचनाकारों के लिए रोमांचक क्षण के रूप में देखा जा सकता है। उनकी पैनी नजर से कुछ भी बच पाना मुश्किल माना जाता है। एक शिक्षक के रूप में जहां उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए, उनसे प्रेरित उनके अपने छात्र जो आज शिक्षक हैं, उनमें प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे का प्रतिबिंब साफ परिलक्षित होता है। प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे मेरे बहुत ही प्रिय मित्रों में से हैं। वे म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े, मैं भी म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ता था, और उस समय कोई विशेष प्रतिभा उनमें थी या मुझ में थी, ऐसी कोई बात नहीं है। 1957 में जो वो यहाँ धमतरी से बस्तर चले गए और फिर वापस महासमुंद आ गए, और जब महासमुंद आए तब उन्हें मालूम नहीं कहाँ से प्रेरणा हुई कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि उस समय एक बड़ी पत्रिका आगरा से छपा करती थी, नोक झोंक, उसको ये पढ़ा करते थे। तो इनके मन में आया कि मैं भी तो ऐसा लिख सकता हूँ और मुझको लिखना चाहिए, और उन्होंने लिखना शुरू किया, और वो लिखकर रचनाएं नोक झोंक में ही भेजना शुरू किए, और उनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित थोड़ी लग गई, हास्य व्यंग की। खूब लोगों ने पढ़ा, शाबाशी दी, वाहवाही मिली उनको। महासमुंद में जब एक रचना उनकी छपी, एक किस्सा 5 किलो गेहूं का, तो उस समय लतीफ़ भोंगी जी लिखना नहीं शुरू किए थे, पांडे जी वहाँ पर लिखना शुरू किए थे। उसके बाद लतीफ़ भोंगी आते। जब नोक झोंक में उनकी रचनाएं छपी तो लतीफ़ भोंगी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और पत्र भी लिखा कि ये रचना मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छा लगा मुझको, बहुत बढ़िया व्यंग है। जब अपनी सेवाएं मौजूद तो उसी बीच में परमार जी हफ्ते के हफ्ते एक बार बाग महाराज से महासमुंद आया करते थे, और गोष्ठी हुआ करती थी। गोष्ठी का जो 5-6 लोग वहाँ के साहित्यकार हैं और कुछ आसपास के और लोग उस गोष्ठी में सम्मिलित हो जाया करते थे। उसमें कविता भी पढ़ी जाती थी, हास्यमय रचनाएं भी पढ़ी जाती थी। बहराम चोट्टा प्रकाशित हुआ, छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास है वो। तब पांडे जी वही थे, और नारायण परमार से उनकी मुलाकात धीरे धीरे हुई, अच्छी बातचीत होती रही, खूब लिखना पढ़ना भी चलता रहा, और नोक झोंक में भी लगा था उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही। फिर धमतरी आ गए। धमतरी में आया तो खरतुली में
प्रिंसिपल रहा है स्कूल में, और वहाँ से वे हम यहाँ के कॉलेज में चले आए। उसमें प्राइवेट कॉलेज चला करता था, हिंदी भाग में आ गए वो, परमार्थी के साथ मिलकर वो काम करते रहे। बहुत सी गोष्ठियाँ हिंदी को लेकर उनके कॉलेज में हुआ करती थी। नगर के साहित्यकार उसमें भाग लिया करते थे। धमतरी में साहित्य को प्रचारित प्रसारित करने में बहुत सहयोग प्रोफेसर पांडे का है। जो प्रकाशित होता है लोग पढ़ते हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो गलत काम कर रहे हैं उन तक संदेश पहुँचे। और जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो लोग सरकार में हैं और व्यवस्था में कहीं टूट फूट आ रही है और हम व्यक्त लिख रहे हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इस पर सुधार करना आवश्यक है। ये एक बात है, पांडे जी में साफ गोई बहुत, जो बात कहनी है उन्हें अपने व्यंग रचनाओं के माध्यम से कह दी। एक बात जो उनकी बहुत अच्छी मुझको लगती है, वो कहते थे, सुरजीत भाई, जो कुछ हम समाज में देख रहे हैं, जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, और मैं तो इतनी जगह से घूम कर फिर धमतरी जब आ गया तो मेरे को अनुभव हुआ, इस सब अनुभव को इकट्ठा करके मुझको अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने व्यंग को माध्यम बना लिया। आज 83 वर्ष में उनके 27 हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि पांडे जी हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है। मैं आज अपने अंतर मन से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। साथ में ये भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको स्वस्थ रखना, प्रसन्न रखना, आनंद देना उनको। श्री त्रिभुवन पांडे जी छत्तीसगढ़ अंचल के ही नहीं बल्कि साहित्य जगत के एक सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार, गीतकार और उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मेरे पिता स्वर्गीय नारायण लाल परमार जी के साथ उनकी साहित्यिक और वैचारिक मित्रता लंबी रही है। शासकीय महाविद्यालय धमतरी में दोनों ही हिंदी विषय के प्राध्यापक होने के कारण सहकर्मी थे। यही कारण है कि आदरणीय पांडे जी से हमारी परिवार की निकटता बनी रही और निरंतर हम सभी को उनका आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा। यही कारण है कि मैं जान सकी कि श्री पांडे जी अत्यंत सहज सरल, सहयोगी प्रवृत्ति के और गंभीर साहित्य साधक हैं। वो ऐसे साहित्य साधक हैं जो सम्मान और पुरस्कार से हमेशा दूर रहे और निरंतर अपनी लेखनी से उन्होंने हमेशा समाज को कुछ अच्छा ही दिया है। आज भी वे निरंतर अध्ययनशील हैं। जहाँ तक उनके साहित्यिक व्यक्तित्व के आकलन की बात है, मेरी समझ है कि इस संदर्भ में धमतरी शहर के लोगों को, साहित्यिक बिरादरी को और मीडिया को अपने दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक करने की आवश्यकता है। आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं उनके स्वस्थ रहने की और ईश्वर से दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए 2 पंक्तियों में अपनी बात समाप्त करती हूँ। हारता हर बार जिससे तम, हारता हर बार जिससे तम, आस्था के दीप अभिनंदन। धन्यवाद। पांडे जी को सबसे पहले तो मैं उनके 82वें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा भी करता हूं कि उनके सानिध्य का लाभ मुझको, साहित्यिक मित्रों को और धमतरी नगर को और लंबे समय तक मिलता रहेगा। पांडे जी को मैं एक शब्द उनके लिए उपयोग प्राय करता हूं कि हरफन मौला साहित्यकार हैं। उन्होंने गद्य पर भी अपनी कलम चलाई, पद्य पर भी अपनी कलम चलाई, हास्य व्यंग पर भी उन्होंने लिखा, गीत भी लिखे, सभी विधाओं में उन्होंने रचना की और लगभग अखिल भारतीय स्तर को प्राप्त किया। पहली बार सरिता में उनका जो उपन्यास है भगवान विष्णु की भारत यात्रा, धारावाहिक रूप में छपा, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। बाद में उसको पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित किया उस प्रकाशन ने। बड़े दुख की बात है ये
कि छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गए, मगर ऐसे प्रतिभाशाली अखिल भारतीय स्तर के साहित्यकार को कोई सम्मान देने से चूक रही है छत्तीसगढ़ सरकार। धमतरी वासियों की ओर से, अपनी ओर से भी मैं ये आशा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार पांडे जी को सम्मान देने में कोई कोताही नहीं करेगी। आदरणीय त्रिभुवन पांडे जी के साथ मुझे काम करने का जो अवसर मिला शैक्षणिक पेशे में, वो मेरे लिए अद्वितीय रहा और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे महान विभूति के साथ काम किया हूँ और बहुत सहज भाव से काम किया हूँ। उनकी सहजता और सरलता को याद करके तो मुझे लगता है कि शायद मैंने उनके वो प्यार, उनका वो जो स्नेह था, वो भरपूर उपयोग नहीं कर पाया है। मुझे याद है कि जब मैं क्लास में जाया करता था तो जस्ट मेरे बाद ही उनका पीरियड हुआ करता था और मेरी आदत के अनुसार मैं प्रायः क्लास देरी से छोड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था। वो 1-2 बार मुझे कहते थे कि चौबे क्लास छोड़ो, मेरा पीरियड है करके, लेकिन मैं अपनी धुन में रहता, अब तो सर मैं छोड़ रहा हूँ और जब मैं फिर स्टाफ रूम में जाता तो उनकी जो प्यार भरी छिड़की मिलती थी मुझे और जो डांट मिलती थी, वो भी मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मैं उनके लेखन से बड़ा प्रभावित था, उनकी लेखनी से भी बड़ा प्रभावित था। उनकी इतनी शानदार हैंडराइटिंग है और स्टाफ रूम में बैठे-बैठे छोटी-छोटी बातों पे वो ऐसे व्यंग्य कस देते थे कि बड़ा आनंद आता था। काफ़ी व्यंग्य कसते, उनकी हर बात पे कोई ना कोई एक व्यंग्य, एक कथा आ जाती थी और स्टाफ रूम में जब उनके साथ बैठते थे तो लगता था अब हम क्लास में नहीं जा पाएंगे, उन्हीं की बातें सुनते रहेंगे। तो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं त्रिभुवन पांडे जी और उनके साथ मैंने काम किया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व का विषय है। मैं उनके स्वस्थ जीवन की बहुत शुभकामना करता हूँ। साहित्य में जो रस हैं, लगभग 9-10 रस जो हैं, उसमें से कोई भी कवि किसी एक रस को खुद पकड़ता है कि उसकी अंतरात्मा से कोई आवाज़ आती है, कोई हीक आती है? नहीं, देखो ये सब चीज़ें जो है ना, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सब बात की चीज़ें हैं। मूल चीज़ तो है विषय वस्तु और आपकी अभिरुचि, आपकी दिशा, आपकी आपका ऑब्जर्वेशन, हैं? क्या देखते हैं आप, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, तब उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं। तो जाहिर है कि अभिव्यक्त जब आप करेंगे तो समकालीनता को देखना पड़ता है। आज की कविता में कैसे लोग अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने को, तो आप उसके आसपास रहोगे तब तो चलोगे। तो इस तरह आपकी स्थिति बदलती जाती है। तो और इसी वजह से उसमें शब्द शैली वगैरह में परिवर्तन आता है। बाकी जो रस वगैरह है ना, रस को ऊपर से नहीं आ सकता, ऐसा नहीं तय करके कि मैं आज ब्याज निंदा लिखूंगा, ब्याज स्तुति लिखूंगा, वीर रस लिखूंगा, संज्ञास, ये नहीं होता। भाई रस आ जाए अच्छी बात है। लगभग 65 साल से आप लगातार लिख रहे हैं। फिर समय ऐसा भी आया कि आपकी जो रचनाएं हैं वो आपको मंच तक ले गई या मंच ने आपको अपनी ओर खींच लिया। किस विधा पर आप सबसे ज़्यादा मंचासीन हुए और जो श्रोताओं ने आपको पसंद किया, ये जो विधा है, आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये विधा मेरे लिए था या इस विधा के लिए मैं हूँ? कवि सम्मेलन का शुभारंभ या प्रारंभ 1955 जैसा मैं बताया, नगर पालिका उच्चतर माध्यमिक शाला में कवि सम्मेलन था, स्नो सम्मेलन के अंतर्गत। उसमें आए थे नारायण लाल परमार, हरि ठाकुर, ललित मोहन श्रीवास्तव जैसे बड़े बड़े कवि। उसमें संभवतः सुरजीत भी काव्य पाठ किए थे। तो जो सर प्रभारी थे स्टेशन सम्मेलन के, हम लोगों ने कहा सर हम कविता पढ़ना चाहते हैं। तो बोले तुम आओ हमको सुनाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ो, लेकिन 2 दिन तक हमको आके सुनाना। तो अभ्यास कराते थे कैसा पढ़ना वगैरह वगैरह। तो और कोशिश करेंगे, बोले देखेंगे टाइम निकालने के। और फिर उन्होंने समय दिया और हम लोगों ने काव्य पाठ किया। वो शुरुआत थी। अब तब तो परमार जी हम लोग जानते भी नहीं थे, ना हम परमार जी भी जानते थे, लेकिन परमार जी के साथ पहली बार काव्य पाठ करने का मौका मिला। पहला काव्य पाठ परमार जी के साथ, हाँ, ऐसा बोला जाए। हरि ठाकुर, ललित मोहन श्रीवास्तव बताया ना। ये तो बहुत बड़ी हाँ, उपलब्धि है। और भाई ऐसा हमारे लिए तो बहुत बड़े कवि थे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद
जब हमने कवि सम्मेलन प्रारंभ किया तो यानी जब कहते हैं ना कि बहुत ठीक से व्यवस्थित रूप से जानने लगे, बड़ी रोचक घटनाएं हुई। तो कभी तो लगता है एक किताब लिखी जा सकती, इतनी घटनाएं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ को घूमे। एक अच्छी बात ये थी कि बेलाडीला से लेकर सरगुजा तक कोई भी अंचल नहीं था जो छूटा हो। और इधर दंतेवाड़ा और इधर अबूदबाड़ इलाका, नारायणपुर में, वो तक सब कवि सम्मेलन हम लोगों ने किया। और एक से एक मजेदार चीज़ें हैं। नारायणपुर के कवि सम्मेलन की याद करता हूँ, बड़ी हंसी आती है। भगवती भाई थे, हम लोग थे, दादा सुरजीत, उतिम भाई। तो कवि सम्मेलन सुनने के बाद उनका एक जाति के भगवती भाई थे, वो वहाँ रहते थे, उनके परिचित। उन्होंने कहा सुबह आप लोग हमारे पास यहाँ चाय पी के फिर लौटेंगे। ठीक है भाई, गए सुबह चाय वाय पिए। उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ा ठहरिए करके। उसके बाद केले का एक पूरा कटा हुआ है, उसमें कई दर्जन केले लगे हुए, और ये ऐसा ले आया उठा के, बोले ये लीजिए आपको भेंट, भगवती भाई को। अब भगवती भाई देखिए कंधे पे लेके उसको और चले सड़क में, और जबकि कल काव्य पाठ किए थे उसके पहली रात को। तो लोग बात देखते थे कभी लोग कर क्या है तो हंसी आती थी। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। एक कवि सम्मेलन जहाँ से इस तरह से शुरुआत हुई मेरी, वो थी आरंग सिनेमा हॉल में, एक कवि सम्मेलन था। दादा महासमुंद से आमंत्रित थे, ये बागबाड़ा से, मैं महासमुंद से, और एक दो और कवि मित्र थे। तो उनने कहा मार्ग वे देंगे, ये लिखा हुआ था। पहले मार्ग वे देते थे बस, पत्र पुष्प कहते थे उसको, पत्र पुष्प। तो अब जब पहुँचे आरंग, तो कल से के बाद सुबह ट्रेन आती है वापस, तो वो छोड़ने आए हम, तो उन्होंने पैसा दिया। तो दादा बोले परमार जी को, भाई आपके पास दो आना है, उसमें दौड़ने वाला था ना, तो बोले निकाले दो आना। तो परमार जी को उन्होंने 2 रुपया दिया, यानी 1 रुपया 14 आना टिकट होता था। बागबाड़ा से आरंग उस समय 7 आना आने का, 7 आना जाने का। वो आदमी 2 आना ऊपर नहीं दिया, मारवे माने मारवे 14 आना दिया वो। परमार जी रास्ते और उसको गाली दिया, कहे यार क्या लोग है बोले। अब मुझको वैसी वहाँ से मार्ग वे ही दिए। हाँ, वहाँ से आरंग तक का किराया। और कई बार तो ऐसा होता है, बेलाडीला में जब गए हम लोग, तो बेलाडीला में कव्वाली होती थी कवि सम्मेलन के पहले ज़्यादातर। संभवतः पहली बार कवि सम्मेलन को उन्होंने आयोजन किया। वहाँ हम लोग घूमने गए, जहाँ ठहरे हुए थे रेस्ट हाउस में, तो घूम रहे थे, तो लोग बाग बोले यार इसमें हारमोनियम कौन बजाता होगा। अच्छा, ये ढोलक बजाने वाला लगता है। दादा बोले ये मुख्य कव्वाल है, बोले गाएगा। बोले दादा बोले कहाँ फंस गए हम, माथा पीट लिया। हमने कहा यार क्या होगा, फिर कहा देखे क्या होता है। फिर गए कवि सम्मेलन, तो कवि सम्मेलन सुना तो लोगों ने, भाई मजदूर लोग थे, और वैसी अच्छी कविता मुकीम भाई की गज़लें, क्या बात है। तो बड़ा आनंद आया फिर, और तब लगा लोगों को कि भाई कव्वाली जैसी चीज़ भी कोई और है दूसरी उसके। उसी तरह एक बार और हंसी आती, एक राजमहल के जहाँ हम गए थे, वहाँ के राजमहल के राजकुमार वो अध्यक्षता कर रहे थे कवि सम्मेलन का। फिर उन्होंने कहा कि सुबह आइए चाय के लिए और फिर जाइएगा। तो बड़ी खुशी हुई, चलो फिर राजमहल में आमंत्रित है। सब लोग गए सुबह, और वहाँ पहुँचे तो वो बोले जब तक चाय आती है आप लोग देख लो, बोले राजमहल। तो उन्हें अपने काम करने वाले बुलाया, बोले अरे जा दरबार खोल दे, ऐसा बोला। वो गए भाई, खोला वो दरबार। अरे वो तो मैं आपको बताऊँ कि वहाँ का एक बाद में उन्होंने बताया भी कि प्रत्येक चीज़ जहाँ मूल जगह वहाँ से आई, जैसे कांच है
तो जहाँ कांच सबसे दुनिया में बढ़िया बने मिले वहाँ से कांच, जहाँ से पर्दे बढ़िया मिले कब इधर अफगानिस्तान तरफ मखमल के पर्दे, तो सब उस तरह से थे। तो अब हम लोग घूमते घूमते सिंहासन के पास पहुँचे, तो चांदी का सिंहासन था प्योर। तो सब लोगों का ये कहना था, परमार जी का भी, क्योंकि भाई मजाक में कह रहे थे यार, बोले एक हत्था भी मिल जाए इसका तो हम लोगों को पूरा सारी समिति का काम चल जाए, बोले कई वर्षों तक हैं, क्या भाग्य है, बोले एक पाँव मिल जाए इसका, एक हत्था मिल जाए। वो हंसते रहे हम लोग, क्या पड़ा है फालतू ऐसा। तो इस तरह उसको बड़ा आनंद आया। वो भी एक बड़ा एक अच्छा संस्मरण था। और नारायणपुर की बात कर रहा था ना, नारायणपुर में समझ में नहीं आता था किसको सुनाया, आदिवासी लोग बैठे थे सब ज़्यादातर श्रोता में, और वहाँ के जो ऑफिसर वगैरह थे नौकरी करने वाले वो लोग थे, वो तो बेचारे सुन रहे थे। अब ये लोग थोड़ी देर सुना, सो गए सबके सब। और उसके बाद हमारे यहाँ एक शायर थे, वो जगदलपुर वगैरह राज, वो आंख बंद करके जो सुनाना शुरू किए तो बाकी जितने थे वो सब भाग गए। उनको ये पता ही नहीं लगा कि लोग वहाँ बैठे हैं नहीं बैठे हैं। तो हमने कहा यार ये तो कभी सम्मेलन समाप्त कर दिया, चलो बढ़िया है। इस तरह मैंने चलते रहता था कभी मंचों का भी आनंद था। हाँ, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, सर हम लोगों ने जब प्रारंभ किया कभी सम्मेलन तो 3 ग्रुप था प्रसिद्ध। एक तो राजीव ग्रुप था, अच्छा बोलते ही थे, एक दमतरी ग्रुप था जी, और एक दुर्ग भिलाई ग्रुप था। अच्छा 3 ग्रुप थे। अच्छा उसमें पवन दीवान थे, रवि श्रीवास्तव थे और लक्ष्मण बरसूरिया उस समय वही रहता था, अच्छा वो था। तो उनका भी बड़ा जोरदार था। हम लोग 5 थे यहाँ, तो हम लोग साथ 1-2 और मिल जाते थे, पूरा कभी सम्मेलन निपटा देते थे। और वैसे तो 5 ही निपटा लेते थे हम लोग। जी और ये लोग थे भिलाई दुर्ग ग्रुप वाले, तो लोग बात ये कहते किस ग्रुप को बुलाना है। हाँ, कभी सम्मेलन कहते थे किस ग्रुप को बुलाना है। जैसे मंडलियाँ चलती हैं हाँ। आजकल, ऐसे ग्रुप और चलता था। एक कवि सम्मेलन का और जिक्र करके बात समाप्त करूँगा। साजा में एक कवि सम्मेलन था, दुर्ग साझा हाँ। जी, तो वहाँ के जो प्रभारी थे मेरे कवि सम्मेलन में, उनके 2 मित्र थे और उन्होंने दोनों उसके पास मिले और बोले आप हम हमारे हिसाब से बुला दीजिए कवि, और दूसरा बोले मैं जिनको बोलता हूँ उनको बुला दीजिए। तो उसने कहा भाई आप बुला लो, और इसको बोल दिया आप बुला लो। अब 6 कवि का वो था इंतजाम, 6 कवि का, जी उतने ही पारिश्रमिक थे उन लोगों के पास। और वो 12 आ गए, 6 उसने बुलाया और 6 इसने बुलाया, 12 कवि वहाँ एकत्रित हो गए, 2 संचालक। बताइए। हाँ, और उसके बाद हो गया कवि सम्मेलन समाप्त संपन्न। अब आए जहाँ ठहरे हुए थे, उसके बाद पेमेंट शुरू हुआ। तो जाते थे जहाँ पेमेंट कर रहा था वो बैठ के, तो जाते समय तो बहुत हंसते हुए जाते थे और आते समय उनका चेहरा उदास हो जाता था, ऐसा उतरा हुआ रहता था, हो क्या रहा है यार। फिर जब गए तब पता चला 50% पेमेंट काट दिए थे। क्योंकि 6 के 12 हो गए थे। हाँ, आधा कर दिए थे। आधा कर दिया। तब उन्होंने बताया भैया ऐसी ऐसी मुसीबत हुई, आप क्या करें, हम कहाँ से लाएं। तो ऐसा चलता रहता, बजट वगैरह के भी भाग जाते थे संयोजक। अच्छा हम तो एक जगह तो हम लोग सुबह ना सारे कवि निकले उसको घूमने ढूंढने, कहाँ है संयोजक, पैसा लेना है वापसी के लिए। जी जी बिल्कुल। तो बड़े मुश्किल से एक जगह पकड़ में आया वो, तो ले दे के वो पैसा दिया तब वापस आए। इस तरह चलता रहता था। सर मैं आपसे पूछ रहा था कि व्यंग जो आपकी पहचान है, वो व्यंग में ऐसा पुट जो है आपके अंदर जब आया और आपने किसी मंच पर, जैसे आपका वो मैं अच्छे से याद है, मेरे पढ़ा भी हूँ, भगवान विष्णु की भारत यात्रा, मेरे ख्याल से देश भर में नहीं बाहर भी इसको जिसने भी पढ़ा तारीफ ही किया। उसमें जो बातें हैं वो वास्तव में आत्मसात करने लायक हैं। कुछ चीज़ें आप ऐसा पुट उसमें डाल दिए हैं, जीवन से जुड़े बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि विष्णु की जी के साथ आप थे, उनको यात्रा कराते हुए उनके साथ आप भी थे, उसको पढ़ के लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यंग में आपको जो प्रस्तुति आपने जब भी दी मंचों में, कोई एक ऐसा व्यंग बताइए
बोलिएगा, चाहे क्षणिकाय हो चाहे कोई भी, जिसको सुनने के बाद, मैं तो सुना हूँ इसलिए मैं जान रहा हूँ कि आप क्या बोलने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आज की पीढ़ी भी समझे कि व्यंग इसको कहते हैं। देखो, एक दो बातें पहले कहना चाहता हूँ कि ये उपन्यास जो लिखा मैं, जी तो उस समय 1972 में प्रकाशित हुआ ये जी धारावाहिक सरिता में, जी और उसके बाद सरिता वालों ने पॉकेट बुक में छापा, जी। और अभी उसका नया एडिशन आया है। अच्छा। अभी 2 साल पहले, 40 साल के बाद नया एडिशन, और क्या बढ़िया उन्होंने फिर से प्रकाशित किया है। दोनों एडिशन मेरे पास रखे हैं। बहुत अच्छा। तो पहले इसका मतलब बिक्री तो ठीक होती रही, जी। तभी उन्होंने छापा। हाँ। उसका मूल आइडिया जो आया ना मुझको, जी मैं खुद आज सोच करके बड़ा वो होता हूँ। उसका सूत्र जो है ना, जी। उसको लिखने का, वो है त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। अच्छा। ये हमारे यहाँ संस्कृत जी में जी श्लोक है बिल्कुल। कि तेरे वस्तु को मैं तुझे समर्पित समर्पित। करता हूँ। तो मैं धीरज मुझे मेरे मन में आया कि ईश्वर बना तो देता है संसार को, और यहाँ लोग भुगत रहे हो, खुद को आना नहीं है, हाँ। हैं? तो आओगे नहीं तो दुख का पता कैसे चलेगा लोगों का। अब हो जाए मैंने कहा एक, बस ये हल्का सा दिमाग में आया, हाँ। और पूरे फैंटेसी में लिखा हुआ है। वाह। बम्बई है उसमें, जी बम्बई कभी नहीं गया, मगर सागर का वर्णन है, पूरा बम्बई का वर्णन है, नागपुर का है। जी। तो कुल मिला करके वो उस फैंटेसी मतलब इमेजिनेशन, समझ रहा हूँ। तो जितनी कल्पना आप कर सकते हो, तो जी। कल्पना की तो भरमार थी, जी तभी लिख सके, नहीं तो जी। उपन्यास के लिए तो लिखना आसान नहीं था। आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही लोग बदलते जा रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मचलते जा रहे हैं। लेकिन जिस साहित्य ने अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता जैसे शब्दों को जन्म दिया, उनकी जीवंतता प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे के व्यंग्य में दृष्टिगोचर होता है। मन की भावनाओं से कलमी कटाक्ष करना और सुनने वाले के मन को चारों खाने चित्त कर देना, बिना किसी नुकसान के समाज को चेताना, जागृत करना ही प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे के अनुसार सच्चा आईना होता है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे नगर के, और न केवल नगर के बल्कि इस प्रदेश के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे का 82वां जन्मदिन है। पूरा क्षेत्र उन्हें एक साहित्यकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में जानता है, पहचानता है। महाविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी वो निरंतर साहित्य सृजन, साहित्य अध्ययन और साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होते रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ समय से अवस्थाजन्य कमजोरी के कारण उनका नगर के बहुत से कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं हो पाती है, परंतु फिर भी सभी साहित्यिक गतिविधियों को वो मार्गदर्शन देते रहते हैं, और उनके मार्गदर्शन से हम सब लोगों को अत्यंत लाभ होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आज के दिन कि प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे को दीर्घायु रखे, स्वस्थ बनाए, और ताकि उनका मार्गदर्शन और संरक्षण का लाभ हमको लंबे समय तक प्राप्त होता रहे। परम श्रद्धेय श्री त्रिभुवन पांडे जी हमारे धर्म की नगरी धमतरी के ऐसे शान बान हैं, जिनके लिए हमारा साहित्य जगत ही नहीं अपितु संपूर्ण जो परिक्षेत्र आता है उसके अंतर्गत वो अति सम्माननीय। और मैं तो ये चाहूँगी कि जैसे कि उनका इस साल आने वाला जो 21 तारीख है, वो उनका 82वां 82 वर्षगांठ है, जन्म दिवस है। ऐसा शुभ अवसर और ऐसा सौभाग्य हम धमतरी वालों को ही नसीब है कि महान साहित्यकार के छत्र छाया में न केवल वो वट वृक्ष के समान हैं, बल्कि उनकी सतत निगरानी में नए नए साहित्यकारों का जन्म हुआ, और सभी ने अपने ऊंचाइयों को छूने का भरपूर प्रयास किया है, और अपने हद तक वो सफल भी हुए हैं। ऐसे महान साहित्यकार जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, वो हमारे गौरव हैं,
हमारे इस माटी, मैं तो बोलूँगी माटी पुत्र हैं, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। और साहित्य कार के सृजनशीलता को हम नमन करते हुए हम शासन से अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान से विभूषित कर शासन एक ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को सम्मानित करे जिससे हम सबका नतमस्तक ऊंचा हो। त्रिभुवन पांडे जी को उनके 82वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक सवाल उनसे मुलाकात का, 30 साल पहले जब मैं धमतरी महाविद्यालय में मैं आई, तब वो मेरे एचओडी हुआ करते थे। बहुत ही सरल व्यक्तित्व, सहज सा उनका आचरण, मैं काफ़ी प्रभावित थी उनके उसी व्यक्तित्व पर काफ़ी। और इन सब से परे एक जो बात थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे। इतने सहज भी आप मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाएं। मैंने उन्हें हमेशा कहा, मतलब मैंने देखा था उन्हें कई साहित्यिक मंचों में उन्हें बुलाया जाता था। साहित्य के क्षेत्र की जहाँ तक बात करूँ तो व्यंग विधा जो है साहित्य की बड़ी अच्छी विधा है, और इतनी अच्छी विधा है कि आप बिना किसी के दिल को दुखाए आप सामने वाले व्यक्तित्व पर आप जो कहना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। इसे व्यंग कहा जाता है। वो मैं आज भी नहीं भूल सकती। वो उन्होंने ये कहा था कि मैं जो रचनाएं लिखता हूँ, जो मैं साहित्य की साधना कर रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। और मैं चाहती हूँ कि 82, ये उनका 81-82 साल वो जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उन्हें चाहती हूँ कि वो 100वां साल का भी वो जन्मदिन हमारे इसी रचना को करते हुए, साहित्य की रचना को करते हुए, वो अपना 100 साल भी हंसी खुशी और स्वस्थ होकर के जीवन बिताएं। मैं सबसे पहले तो पांडे सर के मतलब संपर्क में 1995 में जब ये इस महाविद्यालय में ट्रांसफ़र होकर आई, तब उनसे मेरा पहला संपर्क हुआ था। और उनके साथ मैं लगातार 2000 तक, सन 2000 तक मैं काम की हूँ। और उनके साथ मैं काम करते हुए मतलब मुझे ऐसा लगा कि एकदम पितृतुल्य व्यक्ति थे वो। मतलब लगता ही नहीं था कि साथ में हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब पारिवारिक हमारा संबंध था उनसे, और हर समस्या का समाधान उनके पास रहता था। जब भी हम किसी भी काम के लिए हम मतलब परेशान होते थे तो बिल्कुल हमारे साथ होते थे वो। और किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मतलब क्लास लेनी है या कोई मतलब हमारे पास समस्या है और हम अगर मतलब घर जाना चाहते हैं, तो बराबर वो कहते थे कि मतलब परेड लो और उसके बाद जाओ, है ना। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा मतलब उनके साथ संबंध रहा हमारा। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं उनके संपर्क में रही हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि वो मेरे साथ काम करने वाले हैं, प्राध्यापक हैं। मुझे हमेशा लगता था कि वो पिता तुल्य व्यक्ति हैं। आज का समय बड़ा अजीब सा हो गया है, या कहें कि साहित्य ने धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया है। टीवी चैनलों में जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं, वो कवि सम्मेलन ना होकर सिर्फ चुटकुलों से भरा पड़ा है। और ऐसे चुटकुले जो आप पूरे परिवार के साथ स्वस्थ रूप से स्वस्थ परिवार के साथ नहीं सुन सकते। ये समय कहाँ जा रहा है सर जी, और आप लोगों को कौन सा समय था, और आप किस समय की अपेक्षा लेकर अभी भी चल रहे हैं? आज जो समय चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये साहित्य आज अपनी स्थिति को पा पाया है? क्योंकि पूरा मामला इंटरनेट का हो गया है। लोग पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं, पुस्तक पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ चुटकुला और हंसी मजाक हास्य में दबे पड़े हैं। मतलब सिर्फ हास्य एक जो रस है वहीं अटक के पड़ गया है दुनिया, और बाकी रसों का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये कहाँ जा रहा है हमारा साहित्य? खैर, परिवर्तन को तो कोई रोक नहीं सकता। एक वक्त था जब लोग गंभीर थे, हर चीज़ पे बहस करते थे, चिंतन करते थे। अखबार आता तो समाचारों पर विचार व्यक्त करते थे, जगह जगह बहस करते थे लोग। पहले उनकी गंभीरता बड़ी होती थी। तो साहित्य में भी वही स्थिति थी।
और उसी कवि को पसंद करते थे जो जिसमें कुछ दार्शनिक जीवन दर्शन हो, कुछ देश की बातें हो, समाज की बातें हो। और ऐसा नहीं कि कोई केवल हंसा करके अब कवि कहलाने लगे। तो पहले उसमें संतुलन था। फिर धीरे धीरे जो चारों तरफ मनोरंजन का वातावरण आया, प्रत्येक माध्यम को देखो आप कि वो हल्का फुल्का मनोरंजन करना, क्योंकि आसान था ना वो। गहरी बात समझना नहीं चाहते थे लोग। हाँ, और लिखने पढ़ने वाले को भी आसान, हंसाने में क्या है, लतीफ़ा सुना के हंसा देते हैं, कोई भी कविता सुना के हंसा देते हैं। मैं तो हंसवेंगे भी कवि था ना। हाँ, मालूम हैं? है। तो लेकिन हम अपनी सीमा में हास्य, जी, ये नहीं कि ये फालतू बात कह रहा कोई भी, उस तरह कभी नहीं हुआ। और जिस हास्य व्यंग्य कविता से शुरुआत किया था मैं, कवि सम्मेलन के, वो भी मज़ेदार घटना है। एक बार रामलीला हो रही थी एक गांव में। मैं किसी काम से गया हुआ था, तो देरी होने लगी लीला में, माने रावण वध में। तो मैं पूछा क्या हुआ भैया, क्या बात हो गई? अरे बोले कुछ नहीं, बोले रावण को बिच्छू काट दिया। बोले वो मेकअप रूम जो था वहाँ पे उसको मेकअप कर रहे थे तो बिच्छू काट दिया। अब दूसरा रावण कहाँ से लाए? तो समय लग रहा है, रावण ढूंढ रहे हैं। ये बात आई तो मैं अपनी कविता जो लिखा रामलीला, बड़े लोग सुनते थे वही समय, और वहीं से मेरे को उस कविता से कवि सम्मेलन में स्थान प्राप्त कर सका। और धीरे धीरे फिर और कविताएं जुड़ती गई। फिर हास्य व्यंग्य कविताओं को हम और सार्थक करते गए, ज़्यादा ठीक अभिव्यक्त करना, थोड़ी थोड़ी बातों में कुछ अच्छा व्यंग निकाल लेना। तो मगर हास्य उद्देश्य नहीं होता था भाई, बीच बीच में थोड़ा बहुत हास्य की पंक्तियाँ जरूर होती थी, मगर मूलतः व्यंग होता था वो। और लेकिन अब बिल्कुल वो बात हट गई। तो लोगों को कवि सम्मेलन को मतलब ठहाके लगा रहे हैं। फुहड़ता आ गई है। हाँ हाँ, नहीं तो उसी में और ज़्यादा उनको आनंद आता है। और भाई सारे माध्यम जो है उनका वही हाल है। सर जी, आपका जीवन काल साहित्य के साथ साथ शिक्षा से भी आप जुड़े रहे, पढ़ाते रहे स्कूल कॉलेज में। आप तो किसी न किसी से प्रेरित हुए और आज एक नाम है, एक शख्सियत है आप, त्रिभुवन पांडे। आपसे सीखकर कितने कवि या साहित्यकार आज साहित्य के धरातल पर हैं और जिनको देखकर आपको लगता है कि मेरी शिक्षा या मेरी मेहनत सफल हुई? एक तो हमारे यहाँ याद होगा, महाविद्यालय में एक कार्यक्रम करता था मैं, युवा सृजन की दिशाएं। प्रतिवर्ष एक आयोजन होता था और वार्षिक आयोजन था वो। उसमें छत्तीसगढ़ के सब साहित्यकार आए बारी बारी से, और हर साल होता था वो। ललित सृजन इतने प्रभावित हुए कि अक्षर पर्व में कई बार उनने लिखा, बहुत प्रशंसा करते थे कि जब कहीं कुछ नहीं हो रहा था तो हम इस तरह से काम कर रहे थे, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ा। अब यहाँ के जो कई रचनाकार हैं वो तो मेरे छात्र रहे हैं और बाहर भी हैं। और मैं बीच में महासौद दिया था एक कार्यक्रम में, तो एक आया भैया दाढ़ी वाड़ी वाला एकदम बुजुर्ग जैसा, और बोले सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप पता चला आप आए। मैं कहा भैया कौन है? तो नाम बताया। अरे यार तू ये हो गया। अब वो मिडिल स्कूल पढ़ाया था उसको, छोटा सा बच्चा। बोले सर वो खुद भी कवि था। तो बहुत लोग हैं जिनको मैं एक तरह से, वो नाटकों के साथ भी यही हुआ। नाटकों में भाग लेने वाले लोग सिनेमा तक पहुँचे। अभी फिल्मी कलाकार है वो। ओम प्रकाश झा। हाँ, वो हमारे नाटक में काम करते थे लोग, और कई ऐसे विधायक हुए वो हमारे कई लोग। तो ये तो जरूर है कि जितना
कर सकता था मैं, संभव था, वो किया मैंने, उसके बराबर परिणाम आया है। अच्छे सर, सफलता आज के समय में लोग उसको कहते हैं सफलता जो ग्लैमर से जुड़ा हो, मतलब दिखता हो, जो अभी भी दिखता हो। जैसे आज 83 साल की उम्र में आप हैं और 83 साल की उम्र में फिल्मी हीरो धर्मपाल जी, धर्मेंद्र आज भी आ रहे हैं, ग्लैमर है। आपको हमने देखा, दुनिया ने देखा, आप ग्लैमर से, चकाचौंध से दूर ही रहे। आप एक विशेष रंग को लेकर रहे, इंद्रधनुषी रंगों में आप अपनी एक रंग को लेकर रहे। साहित्यिक यात्रा से आप अपने कितने सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है कि मैंने जीवन में जो पढ़ा, लिखा, सुनाया, दिखाया, या आज जो मेरी संपत्ति है, जो लोग मुझे जानते हैं, इससे मैं संतुष्ट हूँ? भाई देखो, इसमें दो मुख्य बात है। पहली बात तो ये है कि रचनाकार तो कुछ कह नहीं सकता कि वो कहाँ तक जाएगा, क्या उसको उपलब्ध होगा, कितना बढ़िया लिख पाएगा, कोई नहीं अपने भविष्य के बारे में बता सकता। वो काम करते रहो तो धीरे धीरे रचनाओं से पता चलता है। जब लोग कहते हैं कि भाई अच्छी लगी रचना, तो लगता है कि ठीक कर रहे हैं। अब आज मेरी 10-12 किताबें हैं, और उन किताबों को लिखने के बाद ये तो लगता है कि भाई जो भी लिखा है बढ़िया है। लोकगीत लिखा वो बढ़िया है, गज़ल लिखा वो उसकी तारीफ करते हैं लोग प्रकाशित होने के बाद। और व्यंग तो व्यंगकार के रूप में तो जानते ही हैं। तो और विधाओं के परिवर्तन का भी यही कारण था कि जहाँ से जैसा अभिव्यक्त अच्छा हो सके आपको, वैसा वो विधा को अडॉप्ट कर लेना और काम करते रहना। तो ठीक रास्ते पर आप चल रहे हैं तो संतोष होता है। अच्छा, मैंने कभी भी अन्यथा जैसे आजकल शॉर्टकट अपनाते हैं, बाईपास। एक दो बातें बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो ये कि मैं पुरस्कार लेके कभी आवेदन पत्र नहीं दूंगा, ये मैं बता चुका हूँ मित्रों को, और आज तक आवेदन पत्र नहीं है। बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं कि मेरे को आवेदन देने से या अप्रोच करने से नहीं मिले, संभव मिल जाए। तो वो क्योंकि वो मेरे बिल्कुल मेरे विचार के विरुद्ध है। आवेदन पत्र के बगैर देते हो तो ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि आवेदन पत्र के बाद तो ये तो भीख मांगना हो गया ना। तो सम्मान ऐसे प्राप्त करो तो बेकार है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक बहुत बड़े व्यंगकार के बारे में बता रहा हूँ। वो जब आए यहाँ हर्षशंकर परसाई वाले, तो वो मुझको मेरा व्यंग पढ़ चुके थे जब मैं उनको आमंत्रित किया यहाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई देखो, धर्मू को अगर अब छपना हो तो बताओ मुझको। उनके बड़े अच्छे संबंध थे। मैं तुम्हारे तुम रचना मुझे भेज दो, तो जब भेज दूँगा वहाँ, तो मैं कुछ बोला नहीं उनको। और जब वो चले गए तो मैंने कहा भैया मैं कभी ऐसा नहीं करूँ। क्यों? कल फिर आप ये कहेंगे मैंने उसको ये सब प्रकाशित किया, जैसे कि आज हो रहा है। जी। ऐसा नहीं है आज नहीं हो रहा जी, है। बिल्कुल। आज विनोद कुमार शुक्ल जो साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है हमारे रायपुर के कवि, बहुत बड़े कवि और बहुत बढ़िया कवि, उनके बारे में बार बार ये संस्मरण आता है कि इनको उनकी कविता हम पे भिजवाया तो छपे। उनकी कुछ 8-10 कविताएं जो थी वो एक बिलासपुर के कवि है, उनकी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो कविता। अब वो यही आपके साथ भी होगा जो भी का कि मैं इसको बढ़ाया। ठीक बात है, मैं उसको सिखा। कवि सम्मेलन में हम किसी हमारे गुरु कोई नहीं, जैसे आजकल होता है ना कि जी, गॉडफादर। हाँ, कवि सम्मेलन में बढ़ाना है किसी को तो उसके पीछे लगे रहे, नहीं कुछ नहीं। आपसे आप कवि सम्मेलन में आ गए, कवि सम्मेलन मिलता रहा, करते रहे, और मन नहीं बंद कर दिया, मैंने ऊब गए। क्योंकि अब भाई अब जो कवि सम्मेलन उसके साथ नहीं चल सकते, ना हम लोग वो नाटक कर सकते, ना उस तरह से मनोरंजन कर सकते, तो हमने कहा पीछे हट जाओ। आपके पुराने कवि मित्र जो हैं या सीनियर्स हैं, जैसे गोपाल दास नीरज और बहुत सारे लोग, इनके साथ भी आप कई मंचों में गए हैं। अभी अपने उन मित्रों से, साहित्यिक मित्रों से बातचीत हो पाती है कि नहीं, बाईफोनिक, या कभी किसी मंच के लिए वो आमंत्रित करते हैं कि नहीं? अब बहुत पुराने लोगों में तो संभव नहीं दिखता मुझको, क्योंकि एक तो कुछ सब चल निकलते जा रहे हैं, थोड़े बहुत बचे हैं
तो वो अपने में इतने आत्मलिप्त है, आत्मसीमित है कि वो क्या मुझसे बात करेगा, क्या किसी से बात करेगा। एक उम्र के बाद तो आदमी अपने में वो हो जाता है केंद्रित, जैसा शुरू में होता है ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत से ऐसे अवसर आते हैं कि आपसे बड़े लोगों से मुलाकात होती है, वो प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बात खत्म हो जाती है। आज के समय में पाठ्यक्रम में साहित्य को लेकर किन चीज़ों की कमी दिखती है और क्या चीज़ जोड़ दिया जाए कि ये जो पीढ़ी थोड़ी सी डगमगाई हुई है, ये सोशल मीडिया और इधर उधर बहकी हुई है, टीवी सीरियल फिल्मों की तरफ बहकी हुई है, ये थोड़ा सा कंट्रोल हो सके, ऐसा कुछ आपकी तरफ से सुझाव? देखो, जहाँ तक पाठ्यक्रम का सवाल है, एक तो पाठ्यक्रम के लिए समिति बनी रहती है, उनके जो लेखक है वो लिखते हैं या उनकी पसंद की रचनाएं उसमें सम्मिलित होती है। अब सब सिफारिश से ही है, वो सिफारिश किया उसकी रचना लगा लो, ये किया तो उसके, तो वहाँ पे क्वालिटी कोई सवाल नहीं है। बच्चे पर कोई क्या प्रभाव पड़ेगा कोई मतलब नहीं, समझने वाला नहीं। वो भाई चाइल्ड साइकोलॉजी का तो उनको कोई लेना ही देना नहीं है। 8वीं तक का बच्चा कहाँ तक प्रयास करेगा, क्या समझेगा, 8वीं से आगे वाला बच्चा कितना समझेगा, सबके और अलग अलग स्टेज में उनको कैसी रचनाओं की जरूरत है, देश की क्या आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली कोई आसान थोड़ी चीज़ है। अब यहाँ तो हर आदमी शिक्षा का महान उपदेशक है। आप किसी बात में नहीं बोलेगा, वो शिक्षा में जरूर बोलेगा। अब बोलो तो 1 घंटा बोल देगा वो, लेकिन वो है बहुत कठिन बात। मैं तो किताबें पढ़ता रहता हूँ शिक्षा पाठ्य पुस्तकों की। अभी मैं एक किताब इनके लिए 5वीं हिंदी की, इंग्लिश मीडियम की हिंदी किताब पढ़ा कि क्या पढ़ाते हैं। आप ताजुब करेंगे, कृष्ण सुदामा नाटक उसमें दिया है। अब हमारे नरोत्तम दास जो है वो कृष्ण सुदामा पर जो कविता लिखे हैं, वो इतनी अद्भुत कविता थी कि अगर उसको छाप देना तो पढ़ के बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते। अब किसी ने नाट्य रूप बना दिया, बड़ा आसान है, मतलब एक दिन में 1 घंटे में लिख दूँ उसको नाट्य रूपांतर, और उसको लगा दिए पाठ्यक्रम में। अब उसका पढ़ने में कितना रुचिकर है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो एक वक्त था कि इन सब चीज़ों में ध्यान रखते थे। ये बहुत अच्छा एक समय आपके साथ अभी गुजरा है। आपके माध्यम से अभी के साहित्यकारों के लिए संदेश चाहूँगा कि उनको आप बताएं थोड़ा सा कि लिखना पढ़ना ज़रूरी है और लिख कर छपना ही ज़रूरी नहीं है कि हम छपने के ही होड़ में लगे रहें। किस तरह वो लिखें और किस तरह वो अपने साहित्य की जो विशेषताओं को और प्रगाढ़ करें, इस पर 2 शब्द। सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास चुनौतियाँ ज़्यादा आएंगी, अभी से आ चुकी हैं। अब माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो बढ़ते जा रहे हैं। आज फेसबुक है तो इंटरनेट के तमाम माध्यम है, और मौलिकता भी खत्म हो रही है। वो नहीं, वो उसमें जल्दबाजी है। वो तो मैं उनकी रचनाओं में तो मेरे पास किताबें आई हैं जो उनमें छपता है उपन्यास, और धारावाहिक लिखते हैं, और क्या है, लोग बाग बोले भाई ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसको बदल देते हैं। और तो भैया तुम ऐसा गाइड कर में लिखोगे, लोगों के द्वारा गाइड किए जाने पर, तो तुम क्या लिखोगे भाई? अरे पहले लिख लो, लिख के बाद छपवाओ। नहीं, अब तो जल्दी है ना, यहाँ तो लिखा नहीं और शाम को भेज दिए, रवाना कर दिए। तो अब ये जो जल्दबाजी साहित्य के लिए बहुत ही मैंने वो है, संकटपूर्ण है। और दूसरी बात ये है, इसका एक प्रतिपक्ष भी है कि पुस्तकों के प्रति रुचि में कमी नहीं होगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो किताबें पढ़ते हैं ना, उसमें आप आराम नहीं है पढ़ने में, आपको बैठ कर पढ़ना पड़ेगा, और उसे चालू करो बदलो तो ध्यान भटकता है। और पुस्तक भी यह है कि आप लेट के पढ़ सकते हो,
नींद में, आधी नींद में पढ़ सकते हो। पीछे तो लाइट जल रही है, आप सोच भी सकते हो पुस्तक पढ़ते हुए। पुस्तक के साथ जो, और कहीं भी मन लगा कि नहीं बस यहाँ रोक दो, तो वहाँ रोक लगा दो फ्लैट और रुक जाओ, फिर जब मन हो तो पढ़ो। तो किताब के साथ जो आत्मीयता बनती है वो इन माध्यमों से नहीं बन सकती जो संभव नहीं आ रहे हैं अभी तरह तरह से रिकॉर्डिंग आदि के द्वारा। अब बिजली चली गई तो बंद है, आप पढ़ रहे हो तो पुस्तक भी, ये तो वो नहीं है संकट। लेकिन ये जरूर है कि अभिव्यक्ति के माध्यम बढ़ जाने से, मैं कभी बहुत मजाक में कहा करता था कि लेखक बनने के लिए सबसे न्यूनतम वो पैसों की जरूरत पड़ती है, एक पेन और एक कागज, और दुनिया का महानतम साहित्य आप लिख सकते हो। आप कहीं भी हो, जरूरी नहीं है कि आपको बम्बई जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े। फुर्सत रेणु जैसे लोग अपने गांव में रह करके क्या लिखा है उन्होंने कि आज पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। आप कहाँ रहते हो और कितना कम आपके पास है, इसका पहले कोई महत्व नहीं था केवल। और आज तो आप इंटरनेट पे जाओगे तो पैसा खर्च करोगे, आप फेसबुक के लिए तो पैसा खर्च, अब तो मिनट पैसा खर्च करोगे हर माध्यम में, तो आपका खर्च बढ़ते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, और रिजल्ट वैसा आना नहीं है, और इससे कुछ होने वाला नहीं। ये जरूर लोग है। मैं अपना बताता हूँ कि मेरी कुछ कविताओं को, मुक्तक को एक मित्र दे दिए फेसबुक में अपने, वो चारों तरफ चला गया। वो इतने प्रशंसा उन्होंने मुझको भेजा कि देखिए कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, बड़ा उत्तम पसंद आया सबको। और जबकि मैं कितने बार छप चुका हूँ सब, तो कोई पोस्ट कार्ड नहीं आता। तो ये जरूर है कि वो तत्काल वो लोग लिख देते हैं, उनका ग्रुप है एक, तेरी रचना तारीफ तू कर, तेरी रचना तारीफ मैं करूँगा। तो तारीफों में लोग चल रहे हैं, तो साहित्य का क्या होगा। और संकट देखो तो जीवन के सामने कितना बड़ा आ रहा है, उसे कोई सोचने समझने वाला नहीं है। जिन्होंने पहली बार प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे से मुलाकात की, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जो लोग लगातार कई वर्षों तक शिक्षक, प्राध्यापक, साहित्य साधक के रूप में प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे की साइकिल के पीछे के कैरियर में बैठने का सौभाग्य पाया, उनका भी मानना है कि उन्होंने इस अद्भुत व्यक्तित्व के अंदर क्रोध और निंदा जैसे शब्दों को खोजने में असफलता ही हासिल की। कुल मिलाकर अपने सिद्धांतों पर चलने वाला 6 फुटिया साहित्यिक साधु प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे पहली कक्षा के बच्चों के सवालों का जवाब भी उसी अंदाज से देते थे जिस अंदाज से वे किसी वीआईपी से मुखातिब होते थे। कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, तभी तो उनसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे की व्याख्या 2 शब्दों में कर देता है कि जिनके लिए सभी लोग यार हों, जो सभी को संभाव से अरे यार कह दें। ऐसा विलक्षण मानव जात जब कह दे कि बात अभी जारी है धूप और छांव की। यशस्वी का कवि गीतकार दादा नारायण लाल परमार जी से लेकर व्यंग्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्रद्धेय त्रिभुवन पांडे जी, जो आज जिनका 83वां जन्मदिन है। 1972 में जब भगवान विष्णु की भारत यात्रा के लेखक त्रिभुवन पांडे जी ने उपन्यास लिखा, उस दौर में काफ़ी चर्चा हुई, देश में उनकी एक पहचान बनी। और आज त्रिभुवन पांडे जी का साहित्य, पूरा साहित्य जगत में इस तरह फैला हुआ है कि नए लिखने वालों के लिए वो मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। त्रिभुवन पांडे जी पुरस्कार के
कभी मोहताज नहीं रहे। त्रिभुवन पांडे जी के समग्र साहित्य के अवदानों को रेखांकित करते हुए महत्व त्रिभुवन पांडे पर जो लगभग 500 पृष्ठ की किताब है संपादित करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और आगे भी, चूँकि श्रद्धेय पांडे जी मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे गुरु तुल्य हैं, उनका जो भी आदेश होगा आगे भी मैं उस आदेश का अक्षरशः पालन करूँगा। धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति के संरक्षक आदरणीय त्रिभुवन पांडे सर को आज 82 साल पूरे हो गए हैं और हम सभी समिति के सदस्य इस अवसर पर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं कि हमने सर को आज तक सभी गोष्ठियों में पाया है। उनके बिना हमारी एक भी गोष्ठी पूरी नहीं होती है। हम पहले पांडे सर से समय लेते हैं और उस गोष्ठी को जब वो आते हैं तभी हमें लगता है कि साहित्य समिति हमारी पूरी हुई है। और साहित्य के लिए तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही साहित्य में जिया है। साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिसमें पांडे सर ने कुछ रचना नहीं की है और हमें बहुत गर्व होता है कि हमने पांडे सर के अध्यापन काल में विद्या प्राप्त की है। सबसे पहले तो मैं पांडे सर को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 82 साल पूरा करके 83 साल में प्रवेश किया। उसके लिए मैं बहुत बहुत उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घायु दे। और साथ ही मैं अपने राज्य सरकार से यह भी निवेदन करता हूं कि ऐसे साहित्यकार को जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी साहित्य में बिता दिया और कॉलेज में एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी पूरे जीवन में बहुत अच्छे प्रोफेसर के रूप में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। साथ ही साथ जब मैं 1995 में कॉलेज प्रेसिडेंट रहा तो वो मेरे प्रभारी भी थे और उन्होंने इतने अच्छा मार्गदर्शन दिया कि जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे अपने जीवन में मैंने 3 बार या तीसरी बार पार्षद हूँ। इसके पहले एक बार नेता प्रतिपक्ष था, अभी वर्तमान में नगर निगम धमतरी का सभापति रहा हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण आज मेरी ये स्थिति है जो मैं यहाँ पहुँच सका। तो ऐसे विभूतियों को हमारी सरकार को चाहिए कि कम से कम जो अपन पद्मश्री या राज्य भूषण जो भी अलंकार से सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि ऐसी विभूतियाँ हमारे शहर के लिए एक मिसाल का कारण बन सके। माननीय पांडे सर हमारे धमतरी ही नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के उन प्रतिभाशाली आलोचकों और व्यंग्यकारों में से है जिनका समुचित मूल्यांकन होना चाहिए। एक बात मैंने गौर किया, मैं व्यंग्यकार से ज़्यादा उनको आलोचक मानता हूँ और उनकी आलोचकीय दृष्टिकोण अद्भुत है। मैं हमारे इस अंचल के नहीं बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हमारे देश के एक ऐसे व्यंग्यकार जिन्होंने अपनी रचना से एक नया साहित्य को एक नया मुकाम दिया, ऐसे साहित्यकार के 82वें जन्मदिन पर मैं कोटिशः उनको नमन करता हूँ। उनके लिखे गए नाटक बांके सिपाही, समाजवाद की तरह, पंछी मत हंसो, बहुत सारे नाटकों को हमने करके आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य समारोह में एक कलाकार के रूप में हम उभरे। उनकी ही देन है कि उन्होंने हमेशा साहित्य के केवल एक विधा को ही उन्होंने नहीं चुना बल्कि उन्होंने व्यंग में वैसे ही पैनीपन रहा जैसे उसके गीत में रहा, वैसे उसके कविता में रहे, वैसे उसके और अनेक विधाओं में उन्होंने लिखा। अभी जब मैं कुछ दिन बाद उनसे मिला तो उनकी गज़लों को सुनकर के एक अलग अनुभूति मुझे हुआ। ऐसे साहित्यकार हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, अर्थात हमारे शहर में हैं। बट दिक्कत ये है कि इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतनी बड़ी उनकी रचना की यात्रा है, पर शासन को कोई सुधि भी नहीं है। श्रद्धेय त्रिभुवन पांडे सर वास्तव में उन्होंने साहित्य की सेवा की है और सेवा को साधना के रूप में ऐसा साधा है कि उनकी साधना के परिणाम स्वरूप अनेक ऐसे विद्यार्थी, छात्र, साहित्यकार समाज को दिए हैं। वे किसी न किसी रूप में साहित्य को समृद्ध करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। जिन्होंने समाज को दिया है, समाज से लिया नहीं है। और आज ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच पाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने हमें जो शिक्षा दी है, जिस शिक्षा के परिणाम स्वरूप
सार्वजनिक जीवन में जो पहचान मिली है, इसमें उन्हीं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं छात्र जीवन से लेके आज तक उनसे बहुत कुछ सार्वजनिक जीवन में संस्कार को, साहित्य को और साहित्य की सेवा को सीखा हूँ। 83 साल के कंप्लीट करने वाले हैं, 83 साल 82 साल कंप्लीट करने वाले हैं और 83वें में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे 83 साल कब नहीं होता है, लगभग देखा जाए तो हमारी नज़र में एक सदी है। और इस पूरे आपके जीवन काल में आपने जो पाया खोया वो आपने अभी शेयर कर दिया। अभी के समय में अभी आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहें। अभी के समय में और कोई आकांक्षाएं साहित्य को लेकर शेष बची हैं क्या? भाई किताबें तो लिखना है। अभी मेरी एक किताब चल रही है आत्मकथा की, और उसको हालांकि मैंने बहुत पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद तरह तरह की आत्मकथा को उसका प्रारूप बदल रहा हूँ, नए ढंग से लिखने जा रहा हूँ उसको। काफ़ी लिख चुका था मैं उसको, लेकिन उसमें काम कर रहा हूँ मैं, और मैं बहुत अभी भी काम करता रहता हूँ निरंतर, क्योंकि काम करने की बड़ी गुंजाइश भी रहती है। तो अभी तो मैं कोरोना पे एक किताब लिखने सोचा, क्योंकि काफ़ी सामग्री थी ऐसी कि जिस पर लिखा जा सके इसके कोरोना पे। लेकिन जब तक वो प्रकाशित हो, मार्केट में आए, तब तक वैक्सीन आ जाएगा, तब तक वो नहीं, कोरोना चला जाएगा तो तुमको पढ़ेगा कौन? भाई ये तो ऐसी चीज़ है जिसको आदमी जल्दी जल्दी भूलना चाहता है। अभी सब हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन कल को ये गया ना, इसका नाम लेने वाला नहीं। तो लेखन में मेरी सक्रियता आज भी उतनी ही है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, पढ़ने की जो बात है ना, वो आज कई गुना ज़्यादा है पढ़ता हूँ। उस समय शायद मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था ना तब नहीं पढ़ता था। जब मैट्रिक तक मैं कैसे भी करके आ गया, पास वास हो गया, टीचर ट्रेनिंग करके नौकरी में चला गया, और वहाँ से प्राइवेट पूरे एजुकेशन, और ऐसा प्राइवेट एजुकेशन था मेरा कि जो याद है कि एमए फाइनल में जब मैं बैठ रहा था, तो कांकेर के पास एक गांव है, बुदिल्ली दुधावा के रास्ते में, वहाँ मैं नियुक्त था, मैंने सर्विस में था। तो एक सूरदास मेरे विशेष कवि थे, तो हमारे कांकेर के जो लाइब्रेरी है, वहाँ से मैं वो किताब को पढ़ता था जाके लाइब्रेरी में बैठ के, और सुर सारा वो पूरा सूरदास की जो कविताएँ हैं वो बहुत ज़्यादा थी। तो ट्रांसफ़र हो गया मेरा वहाँ से, नरहरदे से वहाँ चला गया। तो लाइब्रेरी बोला भाई अब आपको नहीं अलाउ करेंगे। अच्छा, मैंने कहा भैया किताब दे दे, नहीं आपका ट्रांसफ़र हो गया। फिर कैसा होगा भाई, आप यहाँ पढ़ सकते हो? ऐसा अच्छा। तो मैं बुदेली वहाँ से 10 किलोमीटर कांकेर से वहाँ पे नियुक्त था। तो रोज़ स्कूल के बाद वहाँ से साइकिल से आता था, पढ़ता था और वापस जाता था। और फॉरेस्ट रोड, दूध नदी रास्ते में, और वो भालू वालू की बड़ी शिकायत थी, पगडंडियाँ हुआ करती थी उस समय। हाँ, मगर कोई चिंता नहीं, मैंने कहा अब सीधे सवार थी पढ़ना ही है। तो बाद में 8-10 दिन के बाद लाइब्रेरी बोला भाई आप ले जाओ, आपको मैं ज़्यादा कष्ट दे रहा हूँ, आप ले जाओ, बोला, दे दिया किताब, फिर वहाँ से इशू करा के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एमजीटीवी को अपना अमूल्य समय दिया, अपने जीवन यात्रा पर थोड़ी सी बात की। आप बात करें तो घंटों लगेंगे और कई घंटों लगेंगे, लेकिन जितनी भी बात की वो सीखने लायक है आज की पीढ़ी के लिए। और एमजीटीवी चाहता भी है कि आप जैसे साहित्यकारों को लोगों से रूबरू करा के टीवी के माध्यम से, धमतरी के आप धरोहर हैं, धमतरी की हस्ती हैं, धमतरी की संपत्ति हैं, आपको लोग देखें, जाने, समझें। और जानते तो हैं जितने लोग जानते हैं, लेकिन अब की पीढ़ी भी जाने कि हाँ सुने हैं त्रिभुवन पांडे, ये कौन है त्रिभुवन पांडे, समझें। और हो सके तो हमारा प्रयास होगा कि आपको ढूंढते हुए आपके घर तक आए, जैसे हम आए हैं, और आपसे कुछ सीख कर जाएं और इस देश के लिए कुछ करके जाएं, साहित्य के लिए कुछ करके जाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने सुना होगा कि, कभी सुना है आपने कि डॉक्टर ये बोले
कि आपको किताब नहीं पढ़ना चाहिए, आपको अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कोई साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये बोला जाता है टीवी मत देखिए, टीवी कम देखिए, फिल्म कम देखिए, मोबाइल कम साथ रखिए, जितनी ज़रूरत है साथ रखिए। साहित्य को लेकर आज तक कोई डॉक्टर मना नहीं करता कि आप साहित्य मत पढ़िए, साहित्य मत लिखिए। साहित्य समाज का दर्पण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में क्या हो रहा है वो एक साहित्यकार ही आपको बता सकता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसे ही एक कवि त्रिभुवन पांडे हैं जिनकी 82वीं जन्म दिवस है, 82वां जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम MGTV के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं उनके माध्यम से कि साहित्य वास्तव में क्यों आवश्यक है, क्यों शरीर के लिए लाभदायक है, क्यों मन मस्तिष्क को यह स्वस्थ रखता है, ये बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए MGTV। व्यंग्य एक शब्द भेदी बाण है जिसका असर तब तक होता रहेगा जब तक अन्याय से अ का सर कलम ना हो जाए। इस विधा का प्रादुर्भाव ही उत्पीड़न और शोषण के मुक्ति के लिए हुआ है। प्रोफेसर त्रिभुवन पांडे का यह विचार समाज के लिए अगर आईना है तो हाँ, आज भी साहित्य ही समाज का असली दर्पण है। आज बस इतना ही। आगे विशेष कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए आपका अपना MGTV।